हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज़ में कंपनी लॉ विषय पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आते हैं सीधा अपने वीडियो पे। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कंपनी और साझेदारी में क्या फ़र्क है। मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं। तो कंपनी है क्या, ये हम लोगों को जानना होना चाहिए। तो देखिए, कंपनी क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होता है जो किसी कंपनी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर्ड हो। किसी कंपनी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर्ड कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ कंपनी कहलाता है। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो प्रोफेसर LH हैने ने बताया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी लीगल एंटिटी होती है, शाश्वत उत्तराधिकार यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड एक सार मुद्रा कॉमन सील होती है। उसी के आधार पे कंपनी के लेन देन किए जाते हैं। अगर हम बात करें कंपनी की विशेषताओं की, तो कंपनी की पहली विशेषता है, कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। यहाँ पर कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बताया गया है क्योंकि कंपनी एक व्यक्ति की तरह काम करती है, बट उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, मीन्स उसका शरीर नहीं है। कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति कंपनी पर मुकदमा लगा सकती है और कंपनी अपने नाम से किसी दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमा कर सकती है। इसलिए कंपनी को विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति कहा गया। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कानून के समक्ष कंपनी का उनके सदस्यों से भिन्न अस्तित्व। तो इसमें कंपनी का अस्तित्व अलग हो जाता है और सदस्यों का अस्तित्व अलग हो जाता है। अगर और हम डिफरेंस की बात करें तो कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है। मतलब कंपनी अनंत काल तक चलती रहती है। कंपनी विधान द्वारा बनाई जाती है और कंपनी विधान द्वारा ही कंपनी का समापन होता है। मीन्स कंपनी अधिनियम के एक्ट कंपनी बनती है और उसी के अकॉर्डिंग वो इंड होती है। ठीक, ये मीन्स कंपनी के सदस्यों के आने जाने पर कंपनी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, PNB पंजाब नेशनल बैंक एक कंपनी है, उसके मैनेजर की डेथ हो जाए, डायरेक्टर की डेथ हो जाए या किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए तो कंपनी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी अनंत काल तक चलती रहती है। इसी तरह कंपनी की हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि कंपनी जो है एक ऐच्छिक संघ है जो किसी कंपनी अधिनियम के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी की विशेषताएं हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसको पढ़ना है। कंपनी और साझेदारी में फ़र्क क्या है। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है या संसद के किसी विशेष अधिनियम द्वारा या शाही चार्टर द्वारा रजिस्टर्ड होती है। लेकिन साझेदारी की बात करें तो साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर हम लोग कंपनी में सदस्यों की बात करें तो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम 2 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम 200 सदस्य होते हैं। और अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें यानी सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 सदस्य होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। अगर हम लोग बात करें वन मैन कंपनी की तो इसमें मिनिमम सदस्य 1 होते हैं और मैक्सिमम 100 तक रखते हैं। लेकिन अगर हम लोग साझेदारी की बात करें तो साझेदारी में मिनिमम सदस्यों की संख्या 100 तक सीमित होती है। अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। लेकिन अगर हम लोग साझेदारी की बात करें तो कंपनी के साझेदारी
दारों का दायित्व जो होता है, लायबिलिटी, असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अगर हम लोग साझेदारी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो साझेदारी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। आपकी इच्छा हो तो रजिस्ट्रेशन कराइए, आपकी इच्छा ना हो तो आप रजिस्ट्रेशन ना कराइए। साथ ही कंपनी का एक पार्षद सीमा नियम होता है जो ये बताता है कि कंपनी इसके अंदर रहकर ही काम करेगी, यानी कंपनी के उद्देश्यों को डिसाइड करता है। इसी तरह साझेदारी में, संस्था में साझेदारी संलेख होता है जो साझेदारों के संबंध हुए समझौतों की एक कॉपी, लिखित या मौखिक एक कॉपी होती है। तो इस तरह से आप लोग कंपनी और साझेदारी के बीच विभिन्न अंतरों को दिखाकर अपने आंसर को अट्रैक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंपनी के विभिन्न प्रकार बताइए, मीन्स टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर हम बात करें तो वैसे कंपनी बहुत टाइप की हैं। राजाज्ञा द्वारा, यानी पुराने ज़माने में शाही चार्टर होता था, राजा की आज्ञा के द्वारा कंपनियां बनती थी। जैसे रॉयल चार्टर के थ्रू आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। संसद के विशेष अधिनियम द्वारा कुछ कंपनियों की स्थापना होती है और इसी तरह कुछ कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनियों की स्थापना होती है। कुछ स्पेशल टाइप की कंपनी जैसे बैंकिंग कंपनी अलग होती हैं, बीमा से व्यवसाय करने वाली कंपनियां अलग होती हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर बहुत तरह की कंपनियां होती हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन मैन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वन मैन कंपनी के बारे में, और देखना है तो सहायक कंपनी यानी सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी कोई सहायक कंपनी होती है, यानी उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है। तो जब कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेती है और उसके मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल रखती है, तो ये कहा जाता है कि वो होल्डिंग कंपनी है। तो आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को जनरली ऐसे ही देख लेना है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका आ सकता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो अगर हम लोग बात करें तो प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य होते हैं, जबकि मैक्सिमम जो है वन मैन कंपनी को छोड़कर 200 सदस्य होते हैं। अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके 7 सदस्य होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, जितने शेयर होल्डर उनके शेयर खरीदें। उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी प्रविवरण यानी प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं करती हैं जब तक उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से जो है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस न प्राप्त हो जाए, यानी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जाए। और अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी है इसमें अंशों के हस्तांतरण पर रोक रहती है और इसमें अंश हस्तांतरण किए जाते हैं। दूसरी चीज़, प्राइवेट जो कंपनी होती है अपने शेयर के माध्यम से पैसे नहीं मांगती है, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर के मांगने के लिए प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मे बी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। उसके बाद अगर हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंपनी निर्माण, यानी फॉर्मेशन जो हम करते हैं तो कंपनी निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो देखिए कंपनी निर्माण की
तीन मेन अवस्थाएं हैं। पहला प्रमोशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का प्रवर्तन। अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी का समामेलन। और तीसरी अवस्था की बात करें तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट यानी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो प्रवर्तन की बात करें तो प्रवर्तन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से किसी व्यक्ति के दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसे एक कंपनी बनानी है। अब कंपनी बनाने के लिए उसे विभिन्न रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका आइडिया लगाना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो प्लानिंग करने के बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ता है। और जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो उसके लिए पार्षद सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस पार्षद अंतर नियम, प्रॉस्पेक्टस और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाया जाता है। और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म उन सभी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और जब वो संतुष्ट हो जाती है तो आपको रजिस्ट्रेशन का एक प्रमाण पत्र दे देती है। उसी को पंजीयन सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र कहा जाता है। तो उसके बाद लेकिन अगर हम लोग बात करें प्राइवेट कंपनी की तो जो प्राइवेट कंपनी होती हैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन मिलता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, अपना बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक उन्हें रजिस्ट्रार फर्म से जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट प्राप्त ना हो जाए, मींस व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र ना मिल जाए। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंपनी निर्माण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, कंपनी के आवरण से आप क्या समझते हैं। आवरण मीन्स वेल मीन्स पर्दा। तो और इसको कब हटाया जाता है, ठीक है। तो कब हटाया जाता है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कंपनी और सदस्य दोनों का सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यानी दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो जो कंपनी चलाई जाती है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और मैनेजमेंट है उनको देखती है, जबकि कंपनी का सुप्रीम जो होता है वो शेयर होल्डर होता है। लेकिन क्योंकि संचालन का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और संचालक के बीच एक पर्दा पड़ा होता है। उस पर्दे के अंदर कंपनी अपना संचालन करती है, अपना मैनेज करती है और कंट्रोल करती है। जब कंपनी को मैनेज करने वाले लोग, कंट्रोल करने वाले लोग कंपनी में कुछ गड़बड़ करने लगे, मीन्स लॉस होने पर भी प्रॉफिट दिखाने लगे, या संपत्तियों को अंदर ही अंदर खोखला करने लगे, या कर की चोरी करने लगे, या कंपनी में मिसमैनेजमेंट करने लगे, तो सरकार का ये दायित्व होता है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो ये सरकार का दायित्व होता है कि ये जो कंपनी के अंदर गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को बाहर निकाला जाए। तो उस पर्दे को हटा दिया जाता है, मीन्स उन गड़बड़ियों को बाहर ला दिया जाता है। इसी को हम लोग जो है लिफ्टिंग अप वेल ऑफ कंपनी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी साल पहले की बात है, एक सत्यम कंप्यूटर हुआ करती थी। सत्यम कंप्यूटर के फाउंडर बी रामालिंगा राजू थे। उन्होंने अपनी ही कंपनी में 7500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला किया था। तो इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार कंपनी का जो है पर्दा उठाती है आवश्यकता पड़ने पर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं बेहतर तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जहाँ भी कंपनी ला आता है लगभग हर बार आता है। तो देखिए पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर होता है। इसमें कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है, कंपनी के दायित्वों, सदस्यों का दायित्व लिखा जाता है, कंपनी इनके अंदर रहकर ही काम करती है। मीन्स कंपनी जो है कोई भी काम पार्षद सीमा नियम के विरुद्ध जाकर नहीं करती है।
तो पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास सबमिट करना होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये पार्षद जो सीमा नियम है इसकी विषय सामग्री क्या है, मीन्स इसके कंटेंट क्या है, तो इसके मेनली 6 कंटेंट हैं, विषय सामग्री हैं। तो उसमें पहला कंटेंट है जो है नाम वाक्य। नाम वाक्य मीन्स नेम क्लास, तो कंपनी का एक नेम रखा जाता है, नेम क्लास। तो पार्षद सीमा नियम के इस नेम क्लास में ये बताया जाता है कि जब भी आप कंपनी का निर्माण करेंगे तो कोई ऐसी कंपनी का नाम आप नहीं रखेंगे जो पहले से एग्जिस्टिंग है, यानी वर्तमान में वो कंपनी है उसका नाम नहीं रखेंगे। किसी केंद्रीय या सरकार के नाम से नाम नहीं रखेंगे, किसी राजा रानी या सम्राट के नाम से कंपनी का नाम नहीं रखेंगे। उसके प्रावधान है, उनको पढ़कर ही कंपनी को अपना नाम का चुनाव करना होता है। इसी तरह अगर हम दूसरी वाक्य की बात करें तो दूसरा वाक्य है कंपनी का स्थान वाक्य, यानी प्लेस क्लास। तो जो कंपनी का स्थान वाक्य है वो ये बताता है कि कंपनी के कितने रजिस्टर्ड कार्यालय हैं, कहाँ से कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करेगी, कौन कौन से और ऑफिसेज हैं, इन सब की जानकारी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो है प्लेस क्लास में आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद आता है कंपनी का उद्देश्य वाक्य, यानी ऑब्जेक्टिव क्लास। जब कंपनी आप बनाते हैं तो कंपनी बनाने से पहले आपके कंपनी बनाने का उद्देश्य लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है कि आप क्या करेंगे, आपका मोटिव क्या है कंपनी बनाने का। और जो मोटिव आप लिख देंगे उस उद्देश्य के बाहर आप कोई काम नहीं करेंगे। तो उद्देश्य वाक्य में ये डिसाइड होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक होता है हस्ताक्षर वाक्य, यानी कि जितने भी कंपनी के सदस्य हैं जो संचालक मंडल के, वो लोग अपने हस्ताक्षर करेंगे, उनके नाम, पता और घर का पता, वो सारी चीज़ें उसमें लिखा जाता है। उसके बाद दायित्व वाक्य होता है लायबिलिटी क्लास। तो लायबिलिटी क्लास में हम लोग देखते हैं कि कंपनी का दायित्व क्या होगा, मतलब अंशों द्वारा सीमित दायित्व होगा या गारंटी द्वारा सीमित दायित्व होगा। तो कुछ कंपनी अंशों द्वारा सीमित दायित्व की होती हैं, कुछ गारंटी द्वारा सीमित दायित्व की कंपनी होती हैं। मीन्स जो है अंशों द्वारा सीमित दायित्व का मतलब लायबिलिटी जो है आपकी लिमिटेड है शेयर तक, यानी कि जितने रुपए का आपने शेयर लिया है, सपोज़ कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये का एक शेयर लिया है और उसने जो है 80 रुपये का पेमेंट कर दिया है, तो कंपनी केवल उस सदस्य से 20 रुपये ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा की लायबिलिटी कंपनी के सदस्य की नहीं होती है। लेकिन गारंटी द्वारा सीमित दायित्व की बात करें तो जो सदस्य का वो शेयर का अंकित मूल्य होता है वहाँ तक तो लायबिलिटी होती है, उसके अलावा जो वो गारंटी दे देता है उसकी भी लायबिलिटी उसमें होती है। तो इस तरह से ये 6 वाक्य हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अभी हमने आपको बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के उद्देश्य होते हैं कि कंपनी क्या करेगी, कहाँ पर करेगी, ठीक है। कंपनी की एक कैपिटल क्लास भी होती है, वो हम बताना भूल गए, सॉरी। तो कंपनी की कैपिटल क्लास होती है पूंजी वाक्य। तो कंपनी का जो पूंजी वाक्य होता है वो उसमें कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल लिखी जाती है, उसी को हम लोग अर्थराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग मैक्सिमम कैपिटल के नाम से जानते हैं। मींस कंपनी के जीवन काल की मैक्सिमम पूंजी। तो उसमें ये भी लिखना होता है कि आपके पास कितनी अर्थराइज्ड कैपिटल होगी, तो वो कैपिटल क्लास में लिखते हैं। अगर हम दोनों के अंतर की बात करें तो पार्षद सीमा नियम में क्या होता है, कंपनी के उद्देश्यों को लिखा जाता है कि कंपनी करेगी क्या, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यानी पार्षद अंतर नियम में दिए गए होते हैं। तो पार्षद अंतर नियम में चेंजेस की बात करें तो जो
पार्षद सीमा नियम है उसमें आसानी से चेंजेस नहीं होते हैं, जबकि पार्षद अंतर नियम में एक प्रस्ताव पास करके उसमें जो भी चाहें हम चेंजेस को कर सकते हैं। तो पार्षद सीमा नियम आपको बताता है कि इसके अंदर रहकर ही काम करते हैं, जबकि पार्षद अंतर नियम यानी मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि संचालन कैसे करोगे, कैसे ऑपरेटिंग करोगे, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करोगे, आंतरिक प्रबंध कैसे करोगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, तो अंश और स्टॉक में क्या अंतर है। तो देखिए अंश का एक अंकित मूल्य होता है लेकिन स्टॉक का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। अंश जो होते हैं उसकी एक सीरियल नंबर होता है, स्टॉक का कोई सीरियल नंबर नहीं होता है। अंश के जो होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के सदस्य होते हैं, लेकिन जो स्टॉक होल्डर होते हैं वो कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक और भी डिफरेंस की बात करें तो शेयर जो है इशू किया जाता है तो उसकी पेड अप वैल्यू उसकी वैल्यू होती है, लेकिन उसकी अंश की बात, स्टॉक की बात करें तो वो केवल पेड अप वैल्यू के फॉर्म में ही होता है। और हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सभाओं से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीटिंग, और प्लीज़ एक्सप्लेन एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा को बताइए। तो देखिए जो कंपनी होती है उसका संचालन प्रबंध मैनेजमेंट करता है और मैनेजमेंट जो है डायरेक्टर अपॉइंट करता है। तो जो डायरेक्टर हैं और जो शेयर होल्डर हैं, तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच एक मीटिंग कराई जाती है तो ताकि कंपनी के संचालन की जानकारी सबको हो सके। तो उस मीटिंग को हम लोग सभाएं कहते हैं, मीटिंग्स कहते हैं। तो इन मीटिंग के द्वारा कंपनी का संचालन कैसे होगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होगा, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात की जाती है। तो अगर हम लोग एनुअल वार्षिक मीटिंग की बात करें, वार्षिक साधारण सभा की बात करें, तो वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्ष की जाती है, प्रत्येक वर्ष की जाती है। यह दो सभाओं के बीच कम से कम 15 महीने का गैप होना चाहिए। और अगर ये करें कि पहली वार्षिक सभा कब करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो आपका कंपनी की जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिस डेट को डिक्लेयर किया जाता है उसके 9 महीने के अंदर आपको फर्स्ट जनरल मीटिंग कराई जानी चाहिए। और इस जनरल मीटिंग की जानकारी आपको 21 दिन पहले दी जानी चाहिए। जनरल मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए कोई भी वर्किंग डेज चूज़ करना चाहिए, हॉलीडे वाला दिन नहीं होना चाहिए, और टाइमिंग सुबह 6 से शाम 6 के बीच की रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये जनरल मीटिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग बात करें कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, इसके कर्तव्य और दायित्वों को आप समझ सकते हैं। तो देखिए कंपनी सचिव जो होता है एक कार्यकारी अधिकारी होता है। ये कंपनी का अधिकारी होता है जो कंपनी के सदस्यों और कंपनी के डायरेक्टरों को कंपनी के संचालन में मदद करती हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कंपनी के सभी प्रपत्रों को चेक करने का अधिकार होता है, ये कंपनी के सारे प्रपत्रों को चेक कर सकते हैं, मीटिंग बुलाने का अधिकार होता है, पारिश्रमिक पाने का अधिकार होता है, इनके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो और ये भी याद रखना है कि जो कंपनी सचिव होता है उसके लिए क्या होता है कि किसी कंपनी की अगर अधिकृत वो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर 5 करोड़ से कम है तो पार्ट टाइम सेक्रेटरी से ही काम चल जाता है। बात करें अगर योग्यताओं की, तो जो फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी है उसे CS यानी कंपनी सेक्रेटरी संस्थान का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन अगर पार्ट टाइम
कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो वो CS का सदस्य हो सकता है, सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का सदस्य हो सकता है, कोई लॉ का ग्रेजुएट हो सकता है, कोई कॉमर्स का ग्रेजुएट हो सकता है, या जिसे कंपनी विधान की अच्छी जानकारी हो वो उसका सदस्य ये कंपनी सचिव के रूप में उसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि आपको 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं और आप देखिएगा कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं इन 8 क्वेश्चनों के अंदर आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।